काली और गोरी प्रेग्नेंट बहनों का पति। वाओ, ये ड्रेस तो मुझ पर काफी अच्छी लग रही है। आज तो रौनित मुझे इतनी हॉट ड्रेस में देखकर फ्लैट ही हो जाएगा। आज मैं रौनित को बता ही दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। पारुल, खुद से क्या बात कर रही हो? कॉलेज नहीं चलना क्या? चलना तो है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। आज मैं गाड़ी में अकेले जाऊंगी, तुम बस से आ जाना। लेकिन क्यों पारुल? हम तो रोज ही एक साथ कॉलेज जाते हैं ना। और अगर मैं बस से आऊंगी तो मुझे कॉलेज पहुंचने में लेट हो जाएगा। हाँ, तो एक दिन लेट हो जाओगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। और वैसे भी आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, तो मैं तुम जैसी कल्लू माई के साथ जाकर अपना स्पेशल डे खराब नहीं कर सकती। ओके? इतना कहकर पारुल अकेली गाड़ी में बैठकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और बेचारी पंक्ति बस में धक्के खाते हुए कॉलेज पहुंचती है। तू अब आ रही है? जानती है टाइम क्या हो रहा है? क्या करूं यार, रास्ते में ट्रैफिक इतना था कि टाइम से पहुंच ही नहीं पाई। ये सब छोड़ और बता कि रौनित कहाँ है। वो देख, वहाँ है रौनित। रिमशा के कहते ही पारुल जल्दी से अपने कॉलेज के सबसे हैंडसम बॉय रोनित के पास उसे प्रपोज करने के लिए जाती है। लेकिन इससे पहले पारुल रोनित के पास पहुंचती वहां पंक्ति आ जाती है। पंक्ति को देखकर रोनित पंक्ति के पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के अपने कॉलेज के पास बने पार्क में जाने लगता है, जिसे देखकर पारुल को बहुत गुस्सा आता है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे रौनित का हाथ पकड़े। ये शायद भूल गई है कि पारुल को जो चाहिए होता है वो उसे हासिल करके ही रहती है। पारुल घर चली जाती है और पंक्ति के आने का इंतजार करती है। पंक्ति के आते ही पारुल उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है कि तभी वहां पर पारुल और पंक्ति की माँ सुलोचना भी आ जाती है। पारुल, तुझे शर्म नहीं आती अपनी ही बहन पर हाथ उठाते हुए? माँ, मेरा बस चले ना तो आज मैं इसका खून कर दूं। मैं जिस लड़के को पसंद करती हूँ, इसका उसके साथ चक्कर चल रहा है। अरे, ये अपनी औकात भूल गई है क्या? या आईने में इसने अपनी शक्ल देखना बंद कर दिया? रौनित कॉलेज का सबसे हैंडसम और रिच बॉय है और ये कॉलेज की सबसे बदसूरत लड़की। मुझ जैसी सुंदर लड़की को छोड़कर वो इस काली को कैसे पसंद कर सकता है? पर रौनित मुझसे प्यार करता है और मैं रौनित से। उसने मेरी बाहरी खूबसूरती देखने की बजाय मेरी अंदर की खूबसूरती देखी है, समझी तू? पंक्ति बिल्कुल ठीक कह रही है। पंक्ति ने मुझे रौनित के बारे में पहले ही बता दिया था। अगर तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बचपन से लेकर आज तक तूने पंक्ति से हर चीज छीनी है, लेकिन आज मैं तुझे इससे इसका प्यार नहीं छीनने दूंगी, समझी तू? अपनी माँ की बात सुनकर पारुल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पंक्ति रंग रूप में बचपन से ही काली होती है, वहीं पारुल रंग रूप में बहुत ज्यादा सुंदर होती है, जिसके चलते पारुल को हमेशा अपनी खूबसूरती पर घमंड होता है। लेकिन इन दोनों की माँ सुलोचना अपनी दोनों बेटियों में कभी भी काले और गोरे रंग का भेदभाव नहीं करती है और दोनों को एक जैसा प्यार करती है। लेकिन जब पारुल को ये बात पता चलता है कि जिस लड़के को वो इतने समय से चाहती थी वो लड़का उसकी काली बहन से प्यार करता है, जिससे पारुल पंक्ति से और ज्यादा नफरत करने लगती है। लेकिन अपनी माँ की वजह से पारुल कुछ भी नहीं कर पाती और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। और एक दिन, अरे, ये कॉलेज में नया लड़का कौन है? दिखने में तो काफी हैंडसम और अमीर दिख रहा है। अरे, ये रौनित का भाई रॉकी है। बिल्कुल रौनित की तरह हैंडसम है ना? क्या सच में? रिमशा की बात सुनकर पारुल हैरान रह जाती है और जब पारुल रोनित का पीछा छोड़कर रॉकी का पीछा करने लगती है और उसे अपने झूठे प्यार के झांसे में फंसा लेती है, ये सोचकर कि वो अब पंक्ति से बदला लेगी। ऐसे ही समय गुजरता है और दोनों बहनों का कॉलेज कंप्लीट हो जाता है। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो जाती है। जहां पंक्ति की शादी उसके प्यार रोनित से होती है, वहीं पारुल की शादी रॉकी से हो जाती है। शादी के बाद उन दोनों की सास लता उन दोनों का बड़े ही प्यार से गृह प्रवेश करती है और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। तुम तो साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। देखो, तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये तो डायमंड नेकलेस है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? ये मुझ पर थोड़े ना अच्छा लगेगा। ये तो सिर्फ गोरी लड़कियों पर अच्छा लगता है, ना कि मुझ जैसी काली पर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम जैसी हो मुझे बहुत पसंद हो। तुम जैसा लाइफ पार्टनर मुझे इस पूरी दुनिया में ढूंढने पर भी नहीं मिलता, समझी? रोनित की बात सुनकर पंक्ति रोनित के गले लग जाती है। ये क्या, आप शराब पी रहे हैं? आपने तो मुझसे कहा था कि आप ड्रिंक स्मोक कुछ भी नहीं करते, फिर ये सब? वो तो तुझसे शादी करने के लिए झूठ बोला था। शराब सिगरेट पीना ये तो
मेरी जिंदगी है। चल अब मेरे लिए एक बढ़िया सी ड्रिंक बना दे चल। यानी कि तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने गलती कर दी तुम पर भरोसा करके। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझसे शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है? अरे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई। सोचा था इतने अच्छे घर की लड़की है तो शादी के बाद दहेज तो लेकर आएगी, लेकिन तू तो एक फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आई। हाँ, अब मेरी शराब का खर्चा कैसे निकलेगा? शादी के बाद जहाँ पंक्ति का पति रोनित उसे हमेशा प्यार करता है और उसका ख्याल रखता है, उसे गिफ्ट देता है, वहीं रॉकी ये सब करने की बजाय दिन रात शराब पीकर पारुल को मारता है। पारुल जानती थी कि उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है, इसलिए वो किसी से कुछ भी नहीं कहती और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। और एक दिन दोनों बहनों को पता चलता है कि वो दोनों प्रेग्नेंट हैं। सुनिए जी, अब आप पापा बनने वाले हैं। क्या सच में पंक्ति? तुमने आज मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खुशखबरी सुनाई है मुझे। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज के बाद तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगी, सिर्फ आराम ही आराम करोगी और हमेशा हेल्दी फूड खाओगी। जहाँ एक तरफ रोनित पापा बनने की खुशी में सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी पत्नी का ध्यान रखता है, वहीं रॉकी। क्या तुम माँ बनने वाली है? एक तो मेरा यहाँ शराब का खर्चा नहीं निकल रहा है, ऊपर से अब इस बच्चे का खर्चा भी मुझे उठाना पड़ेगा। अरे बच्चा नहीं चाहिए मुझे, गिरा दे इस बच्चे को। कहाँ से कमा कर लाऊंगा मैं इस बच्चे को पालने के लिए पैसे? नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। शराब के नशे ने आपको पागल बना दिया है, जो आज आप अपने ही बच्चे को गिराने की बात कर रहे हैं। पारुल की बात सुनकर रॉकी पारुल के साथ मारपीट करता है। समय गुजरता है और 8वां महीना शुरू हो जाता है, जहाँ एक तरफ पंक्ति की प्रेगनेंसी में रोनित पंक्ति के साथ रहता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है, वहीं रॉकी हमेशा पारुल को मारता रहता है। महीने गुजरते हैं और वहीं रोज रोज की मारपीट से पारुल की तबीयत खराब होने लगती है। यहाँ बैठे बैठे आराम फरमा रही है, जा मेरे लिए चखना बना कर ला। शर्म नहीं आती आपको? मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी हालत में आप मुझे चखना बनाने के लिए बोल रहे हैं। पारुल की बात सुनकर रॉकी बिना कुछ सोचे समझे पारुल को मारने लगता है और गुस्से में पारुल को धक्का दे देता है, जिससे पारुल अपने पेट के बल पर गिर जाती है और पारुल को लेबर पेन शुरू हो जाता है। पारुल के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब लोग वहां पर आ जाते हैं और पारुल को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। देखिए, कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस थी। माँ और बच्चे में से किसी एक को ही हम बचा सकते थे, इसलिए बस हमने माँ को बचाया। तुम्हारी इस नशे की लत की वजह से मेरी बहन ने अपना बच्चा खो दिया। तुम इस बच्चे के कातिल हो और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। रौनिक, जल्दी से पुलिस को कॉल लगाइए। इस पापी को तो आज मैं जेल में जरूर भिजवा कर ही रहूंगी। इसने मेरी बहन पर बहुत अत्याचार किए हैं। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी गलती की वजह से मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गया। पर पारुल, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं शराब की बोतल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। रॉकी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसे देखकर सभी लोग उसे माफ कर देते हैं। लेकिन पारुल ये समझ जाती है कि पैसों के चक्कर में अपनी बहन से बदला लेने के लिए उसने रॉकी जैसे इंसान से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा उसने अपना बच्चा खोकर भुगत लिया। जिससे हम लोग भी ये समझ सकते हैं कि ईर्ष्या और लालच के चक्कर में हमें कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना इसका अंजाम तो आज हम सभी लोग इस कहानी के माध्यम से देख ही रहे हैं। संगीता, तूने तो कहा था कि आज की कॉलेज की क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, मगर इस माया का लंबा चौड़ा लेक्चर तो खत्म ही नहीं हो रहा। मैं पूरी तरह से पक चुकी हूँ। अब अगर मैं 2 मिनट भी और यहाँ रुकी ना तो मेरे सर का प्रेशर कुकर यहीं फट जाएगा। कीर्ति, चुपचाप से बैठ जा, मैडम हमें ही देख रही हैं। तभी टीचर माया और कीर्ति को चौंक फेंक कर मारती है। कीर्ति, क्या बातें कर रही हो तुम? बेटा कीर्ति, आज तो तू गई। ये मुंह में क्या बड़बड़ा रही हो तुम? आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है, फिर भी मैं तुम सबको यहाँ पढ़ा रही हूँ। ओ गॉड, आज इस माया चुड़ैल ने करवा चौथ का व्रत रखा है। भाग ले कीर्ति, वरना आज तो ये भूखी शेरनी तुझे कच्चा ही चबा जाएगी। इतने में टीचर माया कीर्ति और संगीता दोनों को क्लास से बाहर निकाल देती हैं। चलना संगीता, बड़े जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं। कीर्ति अपनी महंगी गाड़ी में संगीता को बिठा लेती है। तभी संगीता बाजार देख कर कहती है, रोक रोक रोक, चलना गोलगप्पे खाते हैं। इस पर कीर्ति बड़े घमंड से कहती है, क्या यार संगीता, दिखा दी ना गरीबों वाली जात। जहां गोलगप्पे और चाट का ठेला दिखा नहीं कि बस शुरू,
देख, मैं ऐसे सस्ते ठेले वाले से कुछ भी खरीद कर खाना पसंद नहीं करती। चल मैं तुझे पिज्जा खिलाती हूँ। तभी संगीता हिचकाती हुई कहती है, मगर कीर्ति, मेरे पास इतने पैसे नहीं। ओफो, तू बस फ्री फंड में खा लियो। ये कहानी है दो सहेली कीर्ति और संगीता की। कीर्ति अमीर बिजनेसमैन पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए पिता की बेशुमार दौलत ने कीर्ति को पूरी तरह से घमंडी बना दिया। वहीं संगीता एक गरीब रिक्शा चलाने वाले की बेटी थी। उसने बचपन से ही गरीबी देखी थी। कीर्ति अक्सर अपनी अमीरी को अपनी दोस्ती के बीच में ले आती थी, मगर संगीता दोस्ती को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वह हर बार चुप रह जाती है। इसी तरह से समय गुजरता है और कीर्ति की शादी पक्की हो जाती है। संगीता, ये ले मिठाई खा, तेरी सहेली की शादी शौर्य सिंघानिया से पक्की हो गई है। अब तो मेरी लाइफ फुल सेट है। तो भी ना किसी अमीर बंदे से शादी करना, वरना ऐसा ना हो तेरे पिता तेरी शादी अपने जैसे किसी रिक्शा चलाने वाले गरीब के साथ ही कर दे। कुछ दिनों बाद संगीता की शादी भी लग जाती है और अर्जुन के साथ उसकी शादी हो जाती है। संगीता का ससुराल बहुत ही छोटा होता है। संगीता, बस 1 मिनट यहीं ठहरो, मैं अभी आया। तभी अर्जुन अंदर जाकर आरती की थाली और कलश लेकर आता है। मैं जानता हूँ संगीता, वैसे तो एक बहू का स्वागत ससुराल में उसकी सास करती है, मगर तुम तो जानती हो मेरी माँ नहीं है, इसलिए मैं उनकी जगह तुम्हारा अपने छोटे से घर में स्वागत करता हूँ। अपने पति से ऐसा प्यार भरा स्वागत पाकर संगीता की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। कुछ ही दिनों में संगीता को ये पता चलता है कि उसके घर के बगल बना बड़ा सा बंगला उसकी सहेली का ससुराल है। ये जानकर संगीता उससे मिलने आती है। जी नमस्ते माँ जी, मैं संगीता हूँ, कीर्ति की सहेली। अरे तुम तो अर्जुन की पत्नी हो ना? जी माँ जी, 2 दिन पहले ही मेरी शादी हुई है। इतने में कीर्ति आ जाती है। अरे संगीता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो अर्जुन फैक्ट्री चले गए हैं तो मैंने सोचा तेरे पास चली आऊं, थोड़ी बातें कर लेंगे हम। हमारा ससुराल पड़ोस में जो है। मेरे पास फालतू की गॉसिप के लिए टाइम नहीं है। पार्लर वाली के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं वहीं जा रही हूँ। तुम यहाँ पर रुककर क्या करोगी? तुम भी चलो। कीर्ति संगीता को अकेले में बहुत खरी खोटी सुनाती है। संगीता, तुम क्यों मेरी ससुराल वालों के सामने मेरी बेइज्जती करवाने पर लगी हो? ऐसे मेरे ससुराल में घुस आई हो, वो भी ऐसी सस्ती साड़ी में। भले हम सहेली हैं, मगर हमारे स्टेटस एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं हैं। कीर्ति के दिए ताने संगीता के दिल पर लग जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और करवा चौथ आ जाता है। तभी अर्जुन अपनी जेब से 500 रुपए निकाल कर संगीता को देता है। संगीता, तुम्हारे पति के पास तुम्हें देने को ज्यादा तो नहीं, जो है बस यही है। तुम भी सोच रही होगी ना कैसे गरीब से शादी की है, जो तुम्हें करवा चौथ के लिए भी खुला खर्चा तक नहीं दे पा रहा। अजी ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा श्रृंगार तो आपसे है और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। 500 रुपए लेकर संगीता खरीदारी के लिए बाजार आ जाती है। शौर्य, कुछ दिन में करवा चौथ आने वाला है और शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है। तुम आज ऑफिस की छुट्टी ले लो, मैं करवा चौथ की सारी शॉपिंग तुम्हारी पसंद से करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी कीर्ति, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ और शॉपिंग कर लेना। कीर्ति क्रेडिट कार्ड लेकर गाड़ी में बैठकर बाजार आकर महंगी साड़ी, ज्वेलरी, मेकअप सब खरीदती है। तभी वहां वो संगीता को फुटपाथ से साड़ी खरीदते देखती है। भाई साहब, ये वाली साड़ी कितने की है? बहन जी, कोई भी साड़ी 500 रुपए सेल की है। भैया थोड़ा ठीक लगा लो, मेरे पास बस 500 रुपए ही हैं और मुझे करवा चौथ की बाकी की खरीदारी भी करनी है। क्या मैडम, आज के जमाने में इससे सस्ता क्या मिलेगा? संगीता वो साड़ी खरीद लेती है। तभी कीर्ति अपनी अमीरी पर इतराते हुए उसे नीचा दिखाती है। संगीता, ये फुटपाथ से खरीदी हुई सेकेंड हैंड साड़ी तुम करवा चौथ पर पहनोगी? ये देखो, मैंने करवा चौथ के लिए ये महंगी साड़ी ली है, मगर इतनी महंगी साड़ी पहनने की तुम्हारी औकात कहाँ? पूरे 1 लाख रुपए की है, सुंदर है ना? संगीता आंसू भरी आंखों से कहती है, तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है। कीर्ति, अच्छा मैं चलती हूँ, अर्जुन मेरा इंतजार कर रहे होंगे। संगीता आंखों में आंसू लिए घर आ जाती है और कीर्ति करवा चौथ के लिए मेहंदी और पार्लर वाली को बुक करती है। ओके मीता, तुम मॉर्निंग में आ जाओ, फिर मुझे मेहंदी भी लगा देना और ट्यूटोरियल भी कर देना। किसका फोन था कीर्ति बहू? वो मेरी मेहंदी वाली का फोन था मम्मी जी, मैंने करवा चौथ की मेहंदी लगवाने के लिए बुलाया है। कीर्ति बहू, तुम अपनी सहेली संगीता को भी बुला लेना, वो भी हमारे घर पर मेहंदी लगा लेगी। नहीं मम्मी जी, उसे इतनी महंगी मेहंदी लगाने की आदत नहीं है, गरीब है ना।
इसलिए पैसे बचाने के लिए पत्ते पीस कर ही मुट्ठी छाप लेगी। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आखिर वो है तो तुम्हारी सहेली ही ना। इस पर कीर्ति चिढ़कर मन में कहती है, पता नहीं मेरी गरीब सहेली ने मेरी सास को ऐसी भी कौन सी गुट्टी घोलकर पिला दी है जो उसकी ही रमता जोगी बनी हुई है। एक तरफ जहां कीर्ति करवा चौथ के खातिर हाथों पैरों पर भरी मेहंदी लगवाती है, वहीं गरीबी में संगीता अपने हाथों से सिलबट्टे पर पत्ते पीस कर मेहंदी लगाती है। वहीं कीर्ति की सास रोमा उसे सरगी से भरी थाली देती है। वहीं अर्जुन मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर अपनी पत्नी के खातिर सरगी में उसे सिवई रोटी देता है। उठो संगीता, सरगी का समय हो गया है। अजी, ये सरगी की थाली आपने मेरे लिए सजाई है। शुक्रिया अर्जुन जी, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला है। अगले दिन दोनों ही अमीर गरीब सहेलियां भूखी प्यासी रहकर करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जहां कीर्ति पार्लर से मेकअप करवा कर आती है, वहीं संगीता अटूट श्रद्धा से अपने पति के नाम से 16 श्रृंगार करती है और खुद ही व्रत की कथा सुनकर करवा भरते हुए पूजा करती है। हे चौथ माता, मेरे करवा चौथ का फल मेरे पति को मिले, उन्हें खूब तरक्की देना और उन्हें मेरी भी उम्र लग जाए। संगीता की प्रार्थना पूरी हो जाती है। उसी दिन अर्जुन को फैक्ट्री में प्रमोशन मिलता है और वो एक मामूली से मजदूर से अपनी उधरी से मैनेजर बन जाता है और घर लौटते वक्त उसे फुटपाथ पर एक बुढ़िया गजरा बेचते दिखती है। सुनो बेटा, अपनी पत्नी के लिए गजरा और चूड़ी ले लो, आज करवा चौथ है। अर्जुन चूड़ी और गजरा खरीद लेता है। हाजी, आ गए आप? हाँ संगीता, तुम जरा पीछे घूम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अर्जुन अपने हाथों से संगीता के बालों में गजरा लगाता है और उसे चूड़ी पहनाता है। बाहर दरवाजे पर खड़ी कीर्ति ये देखकर चिढ़कर वापस लौट जाती है। कीर्ति बहू, संगीता को बुलाने भेजा था ना, वो कहाँ है? कीर्ति बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं संगीता चांद को अर्घ देकर अर्जुन के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती है। दूसरी तरफ शौर्य देर से घर आता है। शौर्य, क्या आज के दिन भी तुम्हारे लिए मुझसे जरूरी काम था? मैंने यहाँ भूखे प्यासे रहकर तुम्हारी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। मैं काम में बिजी था यार, हो गया लेट, सॉरी ना। व्रत तोड़कर शौर्य कीर्ति को खाना खिलाने बाहर लाता है, जहाँ अर्जुन और संगीता भी होते हैं। अरे अर्जुन जी, आप यहाँ? शौर्य, तुम क्यों उन गरीबों के पास जा रहे हो? लोग तुम्हें कैप्चर कर रहे हैं। कीर्ति, आज अर्जुन जी की मदद से ही मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ। इन्होंने मेरे स्टार्टअप में बहुत मदद की थी, मगर कभी एहसान नहीं जताया। यही तो दोस्ती है। उनकी दोस्ती देखकर कीर्ति का अमीरी का घमंड टूट जाता है और वो संगीता के गले लग जाती है। तब से हर साल वो एक साथ करवा चौथ मनाती